Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो ज्यादातर लड़कों के बीच चर्चा में रहता है क्योंकि वो अपने भाईचारे को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हो जाते हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मार्क और कॉल दोनों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है उनका जिगरी दोस्त निक। हालांकि वो उन दोनों की तरह कोई एक्सरसाइज नहीं करता और दोस्त कर रहे हैं तो उसे भी आना ही पड़ता है। रात होने पर निक के घर एक पार्टी की जाती है जहाँ उसकी पत्नी भी थी। ये सारे दोस्त भी वहाँ मौजूद थे और इसी दौरान हम चौथे दोस्त को देखते हैं जिसका नाम टॉम, जो बेचारा 5 to 9 वाली जॉब में फंसा हुआ है। लेकिन आज उसके बॉस से लड़ाई हो गई जिस कारण उसे जॉब से निकाल दिया गया। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा मायूस और ये जानकर सभी उसका हौसला अफजाई करते हैं, समझाते हैं कि उसे जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तब तक उसे अपने दोस्त और परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना चाहिए। ऐसी बातों के दौरान इनका सुबह का सूरज निकलने से पहले फिशिंग करने का प्लान बन गया जिसके लिए सब मान भी गए। तो अभी ने कॉल के घर जाना है क्योंकि उसी के पास बोट है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके डैड पहले काफी बोटिंग किया करते थे और उसी चीज ने आखिर में उनकी रूह छीन ली। खैर अब सुबह हुई। टॉम सभी का नाश्ता बनाकर तैयार करता है जो देखने काफी खुश हुआ क्योंकि वो जानता है कि टॉम काफी मिलनसार किस्म का बंदा है। उसे अच्छा लगता है लोगों की केयर करना, इसीलिए वो सबसे पहले उठा और सभी के लिए नाश्ता बनाया। अब ये लोग कॉल के घर जाते हैं पर जब इन्होंने उसकी बोट देखी तो उसके साइज का खूब मजाक बनाया। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बेहद ही छोटी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यही बोट आगे जाकर क्या महत्व देने वाली है उनकी जिंदगी में। निक की बीवी ने उसे जल्द ही वापस आने को कहा क्योंकि न्यूज में दिखा रहे हैं शाम के बाद हो सकता है। तो वो उसे वादा करता है कि वो उससे पहले ही आ जाएंगे, वो चिंता ना करे। इधर कॉल भी अपने परिवार से यह वादा करता है कि वो शाम तक ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाएगा जिसे वो कई महीनों तक आराम से खाएंगे। दरअसल उसकी बेटी काफी रो रही थी, इसीलिए उसे ये भद्दा मजाक करना पड़ा। खैर अब ये लोग पोर्ट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन बातों के मुताबिक इन्हें पोर्ट पर रहना था। लेकिन कॉल ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। ये डिस्टेंस देखते ही देखते 100 मील की हो गई जो काफी दूर होता है। पर इन्हें चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम अभी एकदम खुला है, मस्त है। अब ये एंजॉय करते हैं, दोस्ती की किताब में कुछ और पन्नों को ऐड करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके समय काटना शुरू करते हैं। हालांकि इस बीच वो इतना ज्यादा मगन हो गए अपनी फिशिंग में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके परिवार वालों का फोन भी आ रहा है। अब जब इन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलने वाला तो ये कुछ और आगे चले गए। वहीं पर बोट का एंकर डाल दिया जो एकदम नीचे चले गए, जिसके बाद अब ये फिर से शुरू कर देते हैं वही जो हर 4 दोस्तों का ग्रुप करता है जब वो अकेले होते हैं। बीते किस्सों की बातें, यानी कि उस सब्जेक्ट की बातें जिसमें वो फेल हो गए। निक ने कॉल को समझाया उसे और उसके भाई को मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उसे उसमें टैलेंट दिखता है और अगर वो ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले रग्बी लीग में उन्हें कोई खरीद ले। तो कॉल उसे वादा करता है कि वो उसकी इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा। सूरज अब ढल चुका है, शायद अब मौसम भी करवट लेने लग गया, लहरें काफी तेज हो चुकी है। अचानक से ली कॉल सभी से रैप अप करने को कहता है। पर अब यही से कहानी में वो किस्सा आने वाला है जो इन चारों को उनकी जिंदगी के उस पन्ने पर लेकर जाएगा जो इन्होंने नहीं बल्कि इनकी किस्मत में लिखा है। यहाँ पर एंकर अटक चुका है। ये सभी उस मोटर की मदद से ऊपर लाने की कोशिश में लग गए, जिससे हुआ ये कि बोट के आगे वाला सिरा ऊपर उठ गया और तभी एक तेज लहर आई जिसने पूरी ही बोट को पलट दिया। चारों के चारों पानी में गिर पड़े। तो अब बोट भी उल्टी हो चुकी है, ऊपर से टॉम नीचे गिर चुका है। तो कॉल फौरन नीचे जाकर ऊपर लाता है उसे। सभी को एक साथ रहने को कहता है क्योंकि अभी उनका साथ में रहना सबसे जरूरी है। पर अभी ने बोट को पलटना होगा ताकि ये आगे जा सके, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि ये एंकर के कारण हो रहा है। कॉल का सुझाव दिया कि हमें एंकर की रस्सी को काट देना चाहिए, पर वो काटेंगे कैसे क्योंकि इनके पास चाकू तो है ही नहीं। तब मार्क ने सुझाव दिया ब्लेड की मदद से उसे काटना होगा। तो कॉल तुरंत ऐसा करता है और रस्सी फाइनली कट जाती है, परंतु उसके बाद भी वो सीधा नहीं हो पा रहा है, जिससे ये सभी धीरे धीरे करके हिम्मत खोने लगते हैं। अभी से अगर ये हिम्मत हार जाएंगे तो आगे रात बहुत ज्यादा लंबी है। चारों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और कहा कि हमें तैरते रहना होगा, लेकिन ज्यादा देर अगर हम इस ठंडे पानी में रहे तो हो सकता है हमें हाइपोथर्मिया हो जाए। इसीलिए किसी को नीचे जाकर बोट में रखी लाइफ जैकेट को लाना पड़ेगा ताकि उसे पहनकर हम थोड़ा और सेफ रह सके। तब मार्क नीचे गया और उसने सभी को लाकर जैकेट दी और कहा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत बंद करना और हो सके तो खुद को बोट के ऊपर रखो। कम से कम शरीर पानी को छूना नहीं चाहिए वरना ठंड लग सकती है। पर दोस्तों तूफान बढ़ता जा रहा है। अब तो सूरज भी पूरी तरह से ढल चुका है। असल में इनके घर वालों को अब इनकी फिक्र सताने लगी है क्योंकि ये शाम का वादा लेकर निकले थे, लेकिन अब तो रात होने को आ गई है। सभी की पत्नियां बार बार उन्हें कॉल करती हैं, लेकिन फोन तो न जाने कहाँ है। बोट पलटने के समय सब पलट गया होगा, लेकिन कुछ चीजें थी जो अभी भी ठीक थी, ऐसा मार्क का मानना है क्योंकि जब वो नीचे गया तो उनके 2 बैग अभी बोट के साथ ही अटैच थे। हो सकता है कि उसमें उनका खाना और फोन दोनों ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो। खैर अभी तो ये तेज पानी की लहरों से लड़ रहे हैं कि तभी एक और तेज लहर आती है जो इन्हें फिर से बोट के नीचे उतार फेंकती है, लेकिन ये दोबारा उस पर जाकर बैठ गए। अब मार्क ने कहा कि तुम नीचे जाओ और उस बैग को लेकर आओ क्योंकि अगर उसमें फोन हुआ तो ज्यादा देर पानी में रहने से वो खराब हो सकता है। हालांकि इन्होंने उसे एक प्लास्टिक बैग में रखा हुआ था, लेकिन फिर भी समुद्र में अगर कोई चीज है तो वो भीग ही जाएगी। इसीलिए अब मार्क नीचे गया, उस बैग को ऊपर लेकर आ गया जिसमें किस्मत से इन्हें वही मिला जो इन्हें चाहिए था, यानी कि इन्हें मोबाइल फोन जो कि अभी खराब नहीं हुए थे। और इसलिए सभी ने अपने फोन 911 पर कॉल लगाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। निक का तो कॉल एक हद तक लग भी गया था पर उतनी ही देर में कट गया। सभी ने फैसला किया उन्हें बैटरी वेस्ट नहीं करनी, अभी ये बंद कर देते हैं और थोड़ी देर कोशिश करेंगे, हो सकता है कि मौसम की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा। तभी अचानक इन्हें थोड़ी दूरी पर एक क्रूज शिप नजर आ गया तो सभी अपना गला फाड़ कर चिल्लाने लगते हैं।
लेकिन टॉम ने दिमाग लगाया और फौरन फ्लेयर को जला दिया। अफसोस कि वो ये करने में देरी कर देता और तब तक वो इनसे काफ़ी दूर चला जाता है। कुछ इस तरह से इनकी उम्मीद भी इनसे दूर हो जाती है, पर कोशिश करते रहना होगा क्योंकि जीतता वही है जो हारता नहीं है। यही बातें उन्हें हर बारी जीने की उम्मीद दे रही है, लेकिन समुद्री लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो उनकी बातों को सुन रही हो। इसीलिए बार बार वो उन्हें एक और झपका मारती है जिससे वो फिर से पानी में गिर जाया करता है। ऐसा बार बार होने पर इन्हें ठंड का एहसास होने लगता है और धीरे धीरे जो इस बात का संकेत है, इनके शरीर का तापमान अब घटता जा रहा है, जिसका मतलब है कि ज्यादा समय इनके पास नहीं बचा। उधर टीना ने अपनी माँ को कॉल करके अपनी मुश्किल बताई कि अभी तक कोई घर को नहीं लौटा। जो सुन वो हैरान रह गई, ऊपर से बाहर का मौसम कुछ बहुत खराब है। इसी दौरान हमें पुलिस ऑफिसर कार को देखती है जो एक खाली कार को पोर्ट किनारे खड़ी देख रुक गया। अपने डिपार्टमेंट में इस बात का संकेत दिया यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी है। असल में वो गाड़ी इन्हीं 4 लोगों की थी। एक बार फिर से अब आते हैं समुद्र पर, जहाँ पर जब हम इनकी जद्दोजहद को देखते हैं तो सलाम ठोकने का मन करता है, क्योंकि किसी ने हार ना मानने की कसम खा रखी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, समुद्र को यह रास नहीं आया। इस बार इतनी जोर की लहर का थपेड़ा मारा, इनका सारा हौसला बुलंद चूर चूर हो गया। ये सभी अब अलग भी हो गए, जो और भी ज्यादा डरावना हो गया। इस बीच समुद्र में रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ, आखिर कहाँ है उनकी बोट। परंतु समुद्र गुस्से में है तो क्या आकाश आज शायद इनके साथ है। एक जोर की बिजली गरजी, जिसकी रोशनी से इन्हें अंदाजा हो गया बोट किस तरफ है। ये बारी बारी उसके पास चले गए और एक बारी फिर से साथ हो गए। लेकिन यहाँ एक दुखद घटना हो गई। कॉल घायल हो चुका है, क्योंकि जब वो लहर के कारण दूर हुआ तो उसका सर बोट से जा टकराया, जिसके कारण उसके सर पर चोट लग गई। अब उसमें से खून भी निकल रहा है। हालांकि उसके दोस्त उसे हिम्मत रखने को कहते हैं, क्योंकि अभी उन्हें कुछ नहीं हुआ और ये तो मामूली सी चोट है, तो वो तो बहुत बहादुर है। ऐसी चोट तो उसे न जाने कितनी बार आई है, पर मार्क को बार बार अपनी बेटी का हंसता हुआ चेहरा दिखा, क्योंकि वो उसे अब कमजोर कर रहा है। और मर्द की एक ही कमजोरी होती है, वो उसका परिवार। वो उसे खुद से कभी दूर नहीं देख सकता। आज इसी स्थिति में खुद को देखकर वो निक से कहता है कि वो उसके हवाले अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है। हालांकि उसके पास उसका भाई है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा उसे उस पर है। अजीब अजीब सी बहके बातें करना वो शुरू करता है। प्लान वो एक फ्लेयर भी जला कर रखते हैं, ताकि अगर कोई शिप वाला वहां से गुजरे तो उन्हें तुरंत देख सके। लेकिन अब शायद चीजें और ज्यादा बिगड़ने वाली है। खैर, इस बीच हम देख पाते हैं कोस्ट गार्ड के पास इस चीज़ की रिपोर्ट पहुंच गई है कि 3 लोग पोर्ट से फिशिंग करने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। लेकिन उस गार्ड ऑफिसर को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है कि अभी तक वो जिंदा होंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में किसी का समुद्र में रहना खतरे से खाली नहीं। और अगर ऐसे में वो डूबने से बच भी गया तो समुद्र का खारा पानी उसके शरीर में जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो शरीर का तापमान नीचे गिरा सकता है, और ऐसे में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हैं, जिससे उन्हें डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। जब ऑफिसर को पता चला उसमें 2 रग्बी के प्लेयर हैं, तो ये सुन वो और ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि रग्बी में बॉडी फैट कम होता है और ऐसे में उनके अंदर वो खारा पानी और तेज़ी से असर करता है, जिसके कारण वो इस चीज़ से जल्दी शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ तो कॉल के साथ हो रहा था। उसे जब से वो चोट लगी है तब से ये लेकर वो सिर्फ और सिर्फ खुद की मौत को देख रहा है। हालांकि उसके बाकी दोस्त अभी तक ठीक है और उसे ठीक होने की कामना भी कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार बोट के नीचे गिर जा रहा है, जिससे उन्हें उसे संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब इसी बीच ऑफिसर डेन ने अपना एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी भेज दिया, जो पूरी जी जान से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछले 1 घंटे से वो बस ऐसे ही ढूंढ रहा है। उन्हें इस तेज लहरों में और खतरनाक तूफान में खुद को संभालना और मुश्किल हो रहा है, और दोनों चीज़ों को एक साथ कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। पर फिर भी वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। डेन अब पूरी तरह से परेशान हो चुका है, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा देर समुद्र में ऐसे छोड़ नहीं सकता। जैसे जैसे करके समय घटेगा उनकी मौत और करीब आती चली जाएगी। कॉल ने अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी और अब शायद उसके अंदर जान नहीं बची, इसीलिए वो खुद के शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देता है। बस अपने दोस्तों के सहारे से वो है। वहीं घर पर डैनी और टीना दोनों ही बेहद परेशान है, क्योंकि अब उन्हें अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं। आखिर उनके पतियों के साथ क्या हो रहा होगा? क्या वो जिंदा भी होंगे? उन चारों को गए हुए 34 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तब से ही उस विशाल समुद्री लहरों का सामना कर रहे हैं। तभी डैनी को याद आया कॉल के बोर्ड पर एक जीपीएस लगा है, जिसका एक और रेप्लिका यहाँ पर है, जो कि उसने उसे दिया है काफी महीनों पहले। तो उसे फौरन ढूंढती है और कुछ ही देर बाद वो मिल जाता है। जब उन्होंने उसे ऑन किया तो उन्हें एक लोकेशन मिली, जो एग्जैक्ट तो नहीं थी, पर हाँ ये जरूर बता सकती है कि उसी के आसपास ही वो लोग हो सकते। उसने ये बात फौरन डैन को बताई, जिसने ये सुनते ही अपने पायलट को इत्तला किया, ताकि वो उसी दिशा में जाकर उन्हें ढूंढ सके। लेकिन अभी भी इन्हें एग्जैक्ट एल्टीट्यूड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण ये सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इस बीच हम देख पाते हैं कि एक तेज लहर आई जो कॉल को अपने साथ बहा कर ले गई, और इनकी दोस्ती का किस्सा सिर्फ यहीं तक था उसके साथ। पर अपने भाई को ऐसा दूर जाते हुए देखकर मार्क खुद को रोक नहीं पाया। उसे बचाने के लिए वो खुद पानी में जाने की जिद करने लगा, लेकिन उन दोनों ने उसे रोका और कहा कि वो अब जा चुका है। अगर तुम गए तो फिर कोई नहीं बचेगा जो उसके परिवार को संभाल सके, इसीलिए यहीं रुको और खुद को हिम्मत हो। अपने भाई के परिवार और खुद के परिवार के लिए खुद को जिंदा रखो। लेकिन मार्क की हालत उसी तरह हो जाती है जैसे उसके भाई की हुई थी। इतने में हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर इनके ऊपर उड़ रहा है, जिसे ये देख भी लेते हैं और मोबाइल की फ्लैश जलाते हैं, परंतु वो लोग इन्हें देख नहीं पाते। अगर अभी इस समय फ्लेयर होती तो शायद इनकी जान बच पाती, पर इन्होंने उसे भी बर्बाद कर दिया। क्या पता आगे और कुछ मौका आ जाए। पायलट देखते हैं कि फ्यूल खत्म हो चुका है, इसीलिए उन्हें अब मजबूरन वापस आना पड़ेगा। तो अब वो सुबह वापस आ पाएंगे। डन मजबूर था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने अपने साथ एक रेस्क्यू शिप भेज दिया, जो इन चीज़ों के लिए खासकर बना है। उन्हें भी उसे वो सारे लोकेशन बता दिया और कहा कि वो हमारे देश के नागरिक है और उन 4 में से 3 का परिवार है। कोई अनाथ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी इस नौकरी का कोई फायदा नहीं है। कैप्टन अपने काम पर लग गया।
सुबह का सूरज निकला, आए तो 4 थे लेकिन जिंदा सिर्फ 2 बचे हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि मार्क भी अपने भाई की तरह कुछ घंटों के भीतर अपना काबू खो देता और बह जाता है। और दोनों जो जिंदा थे उन्होंने एक दूसरे की शक्लों को, उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मामूली सी फिशिंग उनके लिए जिंदगी को नर्क बना देगी। वो अपने सबसे करीबियों को खो देंगे। दोनों के मन में सिर्फ एक मलाल था, काश वो थोड़ा और समय उनके साथ बिता लेते। लेकिन जो चला गया वो चला गया, ख्वाहिशों का नाम ही अधूरा रहना है। अगर इस समुंदर में कोई है तो सिर्फ यही दोनों है। एक दूसरे के लिए इन्हें अब खुद का सहारा बनना होगा, वरना न जाने अगला पल कौन सा मंजर दिखाते। टॉम कहता है वो दोनों तो प्लेयर्स थे, कभी उन्होंने स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, फिर कैसे इतनी जल्दी वो हार मान गए। तो निक उसे बताता है कि उनके अंदर बॉडी फैट बहुत कम था और ऐसे में समुद्र का खारा पानी शरीर को जल्दी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वो दोनों जल्दी चले गए। ये मायूस होकर बैठ गए क्योंकि अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। टॉम तो गॉड को याद करना शुरू करता है क्योंकि अब उसे सिर्फ वही बचा सकते हैं। पर निक तो एथीस्ट है। इतने में इनके पास कुछ शार्क आती हैं। हालांकि वो इन्हें कुछ कहती तो नहीं, पर डर तो सभी को लगता है, जो इन्हें भी लगने लगता है, जिस बात से वो अभी तक अनजान थे। पर वो वाकिफ हो गए कि समुद्र में वो जैसे भूखे हैं वैसे ही कोई और भी है, वो शार्क। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को उस एंकर की रस्सी से खुद को बांध दिया, वहीं एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। इस बारी जब ऊंची लहर आई तो वो दूर नहीं हुई, बल्कि साथ ही थे, सिर्फ उस रस्सी की वजह से, जिससे वो बहुत खुश हुए। काश वो ऐसा पहले कर लेते। इधर निक की मां डैन के पास आकर उससे खूब चिल्लाती है कि वो ऐसा क्या कर रहा है कल रात से। हालांकि वो अभी गुस्से में थी, पर यह बात डैन भी जानता है, इसीलिए वो उन्हें शांति से समझाता है कि हमारे 200 से ज्यादा लोग उन चारों को ढूंढने में लगे, तो आप घबराइए मत, हम उन्हें जल्दी से ढूंढ लेंगे, बस समय की नजाकत को समझिए, थोड़ा सब्र रखिए। अब 1.5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिस कारण इन्हें भूख लगने लगती है। इसीलिए निक नीचे जाकर कुछ खाने को लेकर आता है, जिसे खाकर ये थोड़ा मोड़ा सुकून दे पाते हैं, थोड़ा मोड़ा खुद को सुकून दे पाते हैं। तूफान भी थम चुका है। इस बीच इन्हें एक प्लेन भी नजर आया, जिसे आवाज लगाकर ये उसे बुलाने की कोशिश करते, लेकिन अफसोस की कोशिश नाकामयाब रही। इन्होंने गौर किया सामने कुछ है, शायद वहां जमीन का टुकड़ा होगा, पर फिर ये भी लग रहा है कि शायद ये उनका वहम हो। पर टॉम कहता है कि हमें जाना होगा, तभी कुछ होगा। इसीलिए अब दोनों उस बोट से दूर हो जाते हैं और जैसे ही दूर हो गए तब उन्हें एहसास हो गया ये बस एक छलावा था, कुछ भी नहीं। लेकिन अब यहीं कहीं उनकी मौत की वजह न बन जाए, क्योंकि बोट से दूर आ चुके हैं वो, और ऐसे में बोट को वापस से ढूंढ पाना आसान तो बिल्कुल नहीं। ऊपर से ये जितना ज्यादा घबराएंगे उतनी तेज इनकी दिल की धड़कन चलेगी, और ये चीज टॉम के साथ होने लगी थी। लेकिन निक ने हौसला बना रखा था, वो पहले तो बोट को ढूंढता है, फिर बाद में अपने दोस्त को भी ढूंढ कर वापस ले आता है। लेकिन अब उसे वो याद आने लगा है जो उसकी गलतियां थी किस समय पर, जैसे कि उसने अपने एक्स को धोखा दिया, जिस कारण ने उसे अपनी माँ को भी रुलाया, और यही वजह है कि उसे अपने पापों की सजा मिल रही है। ये सब सोचकर वो रोने लगता है, लेकिन निक अभी भी अपने दोस्त को सिर्फ थोड़ी देर जिंदा रहने को कहता है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर बच जाएंगे। अब वो किसी को नहीं खोना चाहता, पर शायद आज उसकी तकदीर में कुछ और लिखा है। उसी समय एक तेज लहराई टॉम को अपने साथ बहुत दूर ले गई। निक बस देखता रह गया और कुछ भी कर नहीं पाया। अब इस अताश समुंदर में तन्हा वो पड़ चुका है, जिस कारण उसे अपने ही दोस्तों की आत्माएं दिखने लगती है। उसे ये लगने लगा कि उनकी मौतों का जिम्मेदार वो है, जिस कारण से उसने भी अब उम्मीद छोड़ दी, और अगली सुबह होते ही वो उस रस्सी को छोड़ देता और वहीं उस बोट पर लेट गया। अब जी कर भी वो क्या करेगा, अगर जान बच भी गई तो जिंदगी भर उसके सीने पर उसकी दोस्तों की मौत का बोझ रहेगा। उससे बेहतर है कि अभी भी वो खत्म कर दे, लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और लिखा है। सुबह की पहली किरण उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी भी लेकर आती है। शिप ने उसे देख लिया था और उसे बचा लिया गया। जब इस चीज की जानकारी डैन को पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि सिर्फ एक ही जिंदा बचा है तो उसका दिल तंग रह गया। बाकियों का क्या जवाब देगा वो, किस मुंह से कि उनके अपने नहीं रहे। सबसे पहले उन्हें टीना का कॉल करके बताया, जो सुन वो बहुत खुश हुआ। जिसके बाद टीना ने डैनी को कॉल किया, लेकिन पर उसने कॉल नहीं उठाई। उसे आशंका हो चुकी है कि वो जा चुका है, जिसके इंतजार में वो बैठी हुई है। डैनी ने अगले 3 दिन तक बाकियों को ढूंढा, पर वो नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने मान लिया कि वो मर चुके हैं। पर 6 महीने बाद तक निक डिप्रेस रहा, क्योंकि अभी भी उसे अपने दोस्तों की आवाजें आती हैं। वो पल याद आते हैं जिन्हें उसने साथ में बिताए थे। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि वो उन्हीं के साथ मर जाता। पता नहीं कि